नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद उपन्यासों में वर्णित विभिन्न समस्याएं भाग 4 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने प्रेमचंद के उपन्यासों में और विशेष रूप से सेवा सदन उपन्यास में किस प्रकार से उन्होंने वैश्या समस्या को अंकित किया, इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उनके उपन्यासों में पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्या और वैवाहिक समस्या में किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में आर्थिक स्थिति दाम्पत्य को विषाक्त कर देती है, दहेज प्रथा, विवाह विच्छेद की समस्या, वैधव्य समस्या इत्यादि पर बात करेंगे। आज छोटी छोटी बातों, सहनशीलता में कमी, आर्थिक समस्या, स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण निरंतर संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदलते जा रहे हैं। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, निर्मला इत्यादि उपन्यासों में प्रेमचंद ने इन सभी समस्याओं को विस्तार पूर्वक उठाया है। निम्न वर्ग और मध्य वर्ग में आर्थिक स्थिति सामान्य होने से परिवार के सदस्य एक दूसरे के लगभग शत्रु बन जाते हैं। प्रेमाश्रम उपन्यास में ज्ञान शंकर आर्थिक कारणों से संयुक्त परिवार को समाप्त करना चाहता है। प्रेमचंद ने लिखा है, अब उन्हें रात दिन यही दुश्चिंता रहती थी कि किसी तरह चचा साहब से अलग हो जाऊं। यह विचार सर्वथा उनके स्वार्थानुकूल था। उनके ऊपर केवल 3 प्राणियों के भरण पोषण का भार था, आप, स्त्री और भवज। लड़का अभी दूध पीता था। आगे उन्होंने लिखा है, इलाके की आमदनी का बड़ा भाग प्रभाशंकर के काम आता था, जिनके 3 पुत्र थे, 2 पुत्रियां, 1 बहू, 1 पोता और स्त्री पुरुष आप। ज्ञान शंकर अपने पिता के परिवार पालन पर झुंझलाया करते। आज से 30 साल पहले वे अलग हो गए होते तो आज हमारी दशा ऐसी खराब ना होती। ध्यातव्य है, जितना छोटा परिवार, आमदनी में सबको उतनी ही सहूलियत। आज कोई ये बात जानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है कि थोड़े में गुजारा कर ले, मिल बांट के खाने में मजा ही कुछ और है। आज सब इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सिर्फ मैं की भावना सर्वोपरि हो गई है। और ऐसे में संयुक्त परिवार में रहने वाले सदस्य अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहना चाहते हैं। कहीं ये विवशता का रूप धारण कर लेती है। आपको अलग शहर में जाकर नौकरी के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए आप अपना हिस्सा ले लेते हैं। और कई बार केवल इसलिए हम अपने हिस्से की बात करते हैं कि हमें दूसरे के दुख में दुखी नहीं होना। रंगभूमि उपन्यास में भी आर्थिक स्थिति ही पारिवारिक कलह का कारण बनती है। ताहिर अली की पत्नी अपने देवरों से रुष्ट होकर कहती है कि ये भाई बंद एक भी काम ना आएंगे, जो हो अवसर मिला पर झाड़कर निकल जाएंगे, तुम खड़े ताकते रह जाओगे। पहले परिवार में परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे। सुख में चाहे खड़े हों या ना हों, दुख में हर इंसान एक दूसरे के काम आने का प्रयास करता था। किंतु आज सगे भाई बहन भी अपना पल्ला झाड़कर एक तरफ हो जाते हैं। प्रेमचंद ने
आर्थिक स्वार्थ की मनोवृत्ति का कारण पाश्चात्य सभ्यता को भी माना है। उन्होंने ये माना कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने के कारण हम भारतीय मानवीय मूल्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। हमें केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है। हमें लगता है कि किस प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करना चाहिए और इस तरह से हम अपनों से अलग होकर अपनी अलग ही दुनिया बसाने की बात करते हैं, जहां हमारा अपना एक छोटा सा आशियाना होगा, जहां मैं, मेरा पति या पत्नी और मेरे बच्चे हों। और ऐसा सोचते समय हम ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हमें अपने उस छोटे से आशियाने को सजाने के लिए उस बड़े आशियाने में रहने वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और तब हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वहां दौड़े चले जाना चाहते हैं। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में पले बड़े बच्चे बड़े होते ही अपने अभिभावकों से अलग हो जाते हैं। उन्हें केवल अपनी इच्छानुसार जीवन यापन करने की चिंता होती है। और अगर हम भारतीय संस्कृति के अनुसार उन्हें ये कहें कि भारत में तो ऐसा नहीं होता, आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो वो पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं कि वहां पर भविष्य इसलिए ही सुंदर है, सुनहरा है, क्योंकि वहां एक उम्र के बाद बच्चे अपने माता पिता से अलग होकर अपना जीवन जीते हैं। भारतीय संस्कृति में हम मिलकर रहने की बात करते हैं, किंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने वाले आज के नवयुवक मात्र अपने विषय में सोचते हैं। उनमें मोह, दया, माया, त्याग, सहिष्णुता, सहयोग, विनय, सौजन्य, ये सब कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। निर्मला उपन्यास में अधिकार की भावना के कारण पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है। रुक्मिणी और निर्मला के संबंध आर्थिक कारणों से निरंतर बिगड़ते चलते हैं। प्रेमचंद ने यहाँ पर लिखा है, जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए हैं, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई थी। उन्हें मालूम होता था कि प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। आगे वो लिखते हैं, निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा ना लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने वाण सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। अगर निर्मला बिना रोके टोके बच्चों को पैसे दे देती तो ये कहा जाता सौतेली माँ है ना, इसलिए बच्चों को बिगाड़ रही है। और अगर अंकुश लगाती है तो वो ये कहते कि बच्चे बिन माँ के हैं, इसलिए इन्हें पैसे देने से मना किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे केवल एक बहाना थे। रुक्मिणी को अपना अधिकार छीनते देखकर ये भावना उत्पन्न होती है कि निर्मला उससे किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ साबित हो रही है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में संयुक्त और एकल परिवार की समस्याओं के साथ साथ वैवाहिक समस्या को भी उजागर किया है। वैवाहिक जीवन में असंगतियों के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक कुरीतियों का जन्म होता है। प्रेमचंद के मतानुसार वैवाहिक समस्या का जटिलतम रूप मध्यवर्गीय परिवारों में
पाया जाता है। इसी वर्ग में सबसे अधिक मर्यादा की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, संस्कारों की बात होती है और परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन भी इसी मध्य वर्ग में किया जाता है। उच्च वर्ग अपने आप को किसी भी नियमों में बांधने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं और जिन नियमों को वो नहीं मानना चाहते या उन्हें तोड़ मरोड़ कर मानना चाहते हैं, वो इतने सक्षम हैं कि उन नियमों का परिवर्तन कर दें। निम्न वर्ग वैसे ही किसी नियम को नहीं मान सकता। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या 2 समय के भोजन को उपलब्ध करने की होती है। ऐसे में वो कौन सा नियम माने और किस नियम को छोड़े, ये उसके लिए सोचने का विषय नहीं रह जाता। विवाह सामाजिक जीवन का मूलाधार है। प्रेमचंद ने विवाह संबंधी अपनी मान्यताओं को न्यूनाधिक रूप में अपने सभी उपन्यासों में अभिव्यक्त किया है। जैसे वरदान उपन्यास में उन्होंने लिखा है, हृदय का मिलाप सच्चा विवाह है, सिंदूर का टीका, ग्रंथि बंधन और भावर ये सब संसार के ठकोसले हैं। कहने का अर्थ है कि जब तक आप सच्चे मन से दूसरे को अपना साथी, अपना सहचर अनुभव नहीं करते, मानते नहीं, उसके साथ अपना बाद का जीवन, विवाह उपरांत का जीवन जीना नहीं चाहते, तब तक केवल सिंदूर लगाना, टीका धारण करना या अपने आप को बंधनों में बांध लेना, ये सब दुनिया को दिखाने की बातें हैं। सेवा सदन में शांता कहती है, हम विवाह को धर्म का बंधन समझती हैं। हमारा प्रेम धर्म के पीछे चलता है। धर्म क्या कहता है ये अलग बात है। वो विवाह को ऐसे बंधन के रूप में हमारे सामने उपस्थित करता है जो 7 जन्मों का होता है, जिसे तोड़ना असंभव है। किंतु प्रेम उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर प्रेम है तो 7 जन्म क्या, 70 जन्म भी किसी व्यक्ति के लिए कम हो जाते हैं। अपने अन्य उपन्यासों में अगर हम उदाहरणों के रूप में देखें तो प्रेमाश्रम उपन्यास में गायत्री कहती हैं कि विवाह स्त्री पुरुष के अस्तित्व को संयुक्त कर देता है। उनकी आत्माएं एक दूसरे में समाविष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से कर्मभूमि की नैना कहती है, जो विवाह को धर्म का बंधन नहीं समझता है, उसे केवल वासना की तृप्ति का साधन समझता है, वह पशु है। क्योंकि पशु में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जब वासना उद्दीप्त होती है, वो किसी के साथ साहचर्य संबंध स्थापित करता है और उसके बाद अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये मनुष्य ही है जो अपने आप को प्रेम के बंधन में बांधकर किसी के साथ जीवन जीने की कामना करता है, उसके साथ उसके सुख दुख में निरंतर साथी बनकर साथ खड़ा रहता है, उसका संबल बनता है, प्रेरणा बनता है, उसकी ताकत बनता है। मंगलसूत्र उपन्यास में संत कुमार और पुष्पा के जीवन में अर्थ के कारण मनमुटाव उत्पन्न होने लगता है। संत कुमार का मानना है कि पुरुष अर्थोपार्जन करके घर लेकर आता है और स्त्री उस पर अवलंबित होती है, इसलिए पुरुष अपनी स्त्री पर एकाधिकार रखता है। पुष्पा संत कुमार से भिन्न मत रखती है। उसका मानना है, अगर मैं तुम्हारी आश्रिता हूं तो तुम भी मेरे आश्रित हो। मैं तुम्हारे घर में जितना काम करती हूं, इतना ही काम दूसरों के घर में करूं तो अपना निर्वाह कर सकती हूं या नहीं, बोलो। तब मैं जो कुछ कमाऊंगी वह मेरा होगा। यहां मैं चाहे प्राण भी दे दूं, पर मेरा किसी चीज पर अधिकार नहीं।
प्रेमचंद ने पुष्पा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि यदि पुरुष ये कहे कि क्योंकि मैं अर्थोपार्जन करके घर में ला रहा हूं, तो इसलिए उस पैसे पर एकमात्र मेरा अधिकार है और मैं जैसा चाहूं, जितना चाहूं, तुम उतना ही उसकी अधिकारनी हो, तो ये अनुचित है। क्योंकि स्त्री अगर घर से बाहर निकलकर अर्थोपार्जन ना भी कर रही हो, तब भी वो अपने परिवार का पालन करने के लिए घर में जो जो काम करती है वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनको आप पैसे की तराजू में नहीं तोल सकते। यदि वही काम वो घर से बाहर निकल के करती है तो उसे पुरुष पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकती है। इसलिए शायद परिवार में जब तक ये मैं और मेरा की भावना खत्म नहीं होगी, जब तक हम की भावना से संयुक्त नहीं होंगे, तब तक पारिवारिक कलह को कोई बचा नहीं सकता। रंगभूमि और मंगलसूत्र, इन दोनों ही उपन्यासों में उपन्यासकार ने नायिकाओं को अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक दिखाया है। वो कहीं भी पुरुष की परछाई बनकर चलना नहीं चाहती हैं। वो पुरुष के दिखाए मार्ग पर अंधानुसरण करना नहीं चाहती हैं। वो दृढ़ता पूर्वक अपनी बात कहती हैं। पुरुष की प्रेरणा शक्ति बनना चाहती हैं। पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हैं। स्त्री और पुरुष, इन दोनों के दृढ़ और मधुर संबंधों के लिए ये अति आवश्यक है कि नारी अपने प्रति भी सचेत रहे। क्योंकि जब तक नारी अपने बारे में नहीं सोचेगी, अपने उत्थान के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक वो शायद अपने परिवार का विकास भी नहीं कर पाएगी। प्रेमचंद नारी को प्रेम, श्रद्धा से रहने की सम्मति देते हैं और विपरीत परिस्थितियों में समझौता ना कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहीं पर भी अपनी रचनाओं में ये नहीं कहते कि आप अपमानित जीवन जिए। आप अगर पुरुष मदिरा का सेवन करके घर आ रहा है, आपसे अनुचित व्यवहार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो आप अपना दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। वो उसका विरोध करने के लिए कहते हैं, पर उस विरोध को करने से पहले प्रेमचंद का ये मानना है कि नारी को अपने आप को सक्षम बनाना होगा और ये सक्षम वो तभी अपने आप को बना सकती है जब वो शिक्षित हो। वो बाहर निकल के काम करे या ना करे, उसमें इतनी योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए कि विपरीत समय पर, विपरीत परिस्थितियों में वो घर से बाहर कदम निकाल सके और अपने जीवन को दृढ़ कर सके। रंगभूमि उपन्यास में इंदु कहती है, स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पुरुष की सहगामी बने। पर प्रश्न यह है, क्या स्त्री का अपने पुरुष से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है? इसे तो बुद्धि स्वीकार नहीं करती। अगर हम ये कहें कि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो स्वीकार्य है। क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी कभी भी अलग अलग आकारों के पहियों पर नहीं चल सकता। दोनों समान हैं। दोनों जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि सहगामी बनना नारी के लिए अनिवार्य है, साथ साथ चलना। किंतु जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेमचंद ये कभी नहीं चाहते कि नारी अपने बारे में ना सोचे, उसे अपने अस्तित्व पर प्रश्न लगाने के लिए किसी को मौका नहीं देना चाहिए।
उसे अपने अस्तित्व को धारण करते हुए, अपनी योग्यता को पहचानते हुए अपने पुरुष का, अपने पति का, अपने परिवार का साथ देना चाहिए। मंगलसूत्र उपन्यास में भी तिब्बी कहती है, मर्दों ने स्त्रियों के लिए और कोई आश्रय छोड़ा ही नहीं। पातिव्रत उनके अंदर इतना कूट कूट कर भर गया है कि उनका अपना व्यक्तित्व रहा ही नहीं। वह केवल पुरुष के आधार पर जी सकती हैं। उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं। इस प्रकार की बातों से ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद स्त्रियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, या वो ये चाहते हैं कि वो केवल जो कुछ पुरुष ने उसको समझा दिया, जो कुछ बता दिया, उस पर वो चलती रहें। यहाँ ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज है और इसलिए पुरुषों ने अपने विचारों से, अपनी सुविधानुसार जिन नियमों को बनाया वो स्त्री विरोधी हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों को ये लग सकता है कि उन्हें किसी कारावास में डाल दिया गया हो। पर आज समय ये जरूर आ चुका है कि स्त्रियां अपने आप को सक्षम करें और अपने आप को, अपनी योग्यता को साबित करें। वो किसी को अपना आधार ना बनाएं, अपितु आधार बनने की कामना रखें। कायाकल्प उपन्यास की रोहिणी कहती है, सीता बनने के लिए राम जैसा पुरुष चाहिए। हर कोई चाहता है कि मुझे सीता जैसी पत्नी मिले। सीता, जिन्होंने, जब उनको ये कहा गया कि क्योंकि वनवास राम को दिया गया है, इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने ससुर के घर महलों में उसी प्रकार का जीवन यापन कर सकती हो जैसा तुम करती आई हो, या चाहो तो अपने पिता के घर भी जा सकती हो। पर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पति के साथ वन गमन करना स्वीकार किया और वन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ उन्होंने राम का साहचर्य प्राप्त किया। किंतु राम ने भी तो उनके लिए बहुत कुछ सहन किया। उन्होंने भी, राम रावण युद्ध हुआ, उन्होंने भी सीता की प्रतिमा लगाकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए। तो राम बनना इतना सहज नहीं है। यदि सीता की चाह है तो पुरुष को भी राम बनना होगा। तत्कालीन समाज में बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, इन सब का प्रचलन था। स्वयं प्रेमचंद जी का विवाह 15 वर्ष की अल्प आयु में अपने से बड़ी कर्कशा युवती के साथ कर दिया गया था। ये इतनी कम आयु का विवाह था जब प्रेमचंद अपने ही विवाह के मंडप की रस्सियों को बांध रहे थे। बड़े आह्लादित थे कि उनका विवाह हो रहा है। किंतु बाद में जब धीरे धीरे वैवाहिक जिम्मेदारियां सामने आईं तो उन्हें ये लगा कि ये विवाह उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है। फिर भी काफी समय तक इस विवाह को चलाए रखने का प्रयास किया गया और जब स्थिति गंभीर से गंभीरतर होती गई तो इनकी पत्नी अपने घर चली गई और बाद में इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। प्रतिज्ञा उपन्यास में कमला प्रसाद के माध्यम से उपन्यासकार ने इस बात को बताया है कि ढोल मंजीरे बजाकर 2 अबोध बालकों का विवाह बंधन में बंध जाना, ये एक सामाजिक परंपरा तो हो सकती है, किंतु कहीं पर भी उन बच्चों के लिए ये आवश्यक ही नहीं है। ये उनके भविष्य में हम कहीं ना कहीं उनको जंजीरों से जरूर बांध रहे हैं। बिट्टू विवाह का अर्थ भी नहीं समझते। उनके लिए अच्छे कपड़े पहनना, सुस्वादु भोजन करना, नए कपड़े गहने मिलना
ये सब विवाह है। और इसीलिए ऐसे बच्चे विवाह का नाम सुनते ही आह्लाद से, प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। ऐसे में जब बालिका पर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसकी स्थिति शोचनीय हो जाती है। ऐसे समय में समाज में जब विधवा के पुनर्विवाह पर निषेध था, उस समय प्रेमचंद ने न केवल विधवा विवाह का समर्थन किया, अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देते हुए उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से पुनर्विवाह किया। और हम सब जानते हैं कि विवाह न केवल उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनके साहित्यिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। समाज में नारी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह पुरुष को परमेश्वर मानकर उसकी आज्ञा का पालन करे। वरदान उपन्यास में प्रेमचंद ने वैवाहिक जीवन में स्त्री की स्थिति को बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित करते हुए लिखा है कि यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से ना निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से ना उठेगा। प्रेमचंद आर्थिक स्थिति को अनमेल विवाह का कारण मानते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सुंदर, सुशील, सुसंस्कृत, शिक्षित युवतियों को ऐसे लड़कों के साथ विवाह करने के लिए बाध्य कर दिया जाता था जो हर दृष्टि से उनसे कमतर हों। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह से उत्पन्न समस्या को लेखक ने उठाया है। निर्मला का विवाह अपने से बड़ी आयु के दो हाजू व्यक्ति से कर दिया जाता है। ऐसे में वह उसे प्रेम की दृष्टि से देख ही नहीं पाती, वह उसे केवल सम्मान की दृष्टि से देखती है। अब ऐसा आदमी जो उसके पिता के समकक्ष था, जिसके सामने वो हमेशा सिर झुकाकर बात करती थी, वे उससे बच बच कर निकलना चाहती है, उसे अपने मन की बात कह ही नहीं पाती। तो ऐसे में वो उसके साथ प्रेम कैसे कर सकती है? वह उसे प्रेम की नहीं, सम्मान की तरह से देखती थी, उसे भागती फिरती थी और उसे देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन में बदल जाती थी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इस प्रकार से संयुक्त परिवारों में किस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वैमनस्य उत्पन्न होता है, भेद उत्पन्न होता है, किस प्रकार से एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं और विवाह में को किस प्रकार से हम धर्म का बंधन ना मानकर अगर प्रेम का बंधन माने तो वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है, और विवाह में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं इस पर विस्तार से बात की है। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैवाहिक समस्याओं के साथ साथ किसान आंदोलन और मुक्ति के प्रश्न को पे बात करेंगे कि अगर वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा तो क्या उसे अलग हो जाना उचित था या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।